सपोर्ट मतलब लोगों को आधार देना और उनके लिए हम यहाँ पे आए हैं ये उनको बताना। सपोर्ट के जो क्लाइंट है वो हमारी तरफ अलग अलग तरफ से आते हैं। जैसे हमने कॉर्नर मीटिंग लिया, अवेयरनेस मीटिंग लिया और की पर्सन, सबकी तरफ से हमको ये क्लाइंट मिलते हैं। और वो अलग अलग प्रकार के क्लाइंट होते हैं, जैसे जिनको आर्थिक प्रश्न है, आर्थिक समस्या है, जैसे फ़ी भरने को पैसे नहीं है उससे आने वाला तान, घर में काम नहीं है उससे आने वाला तान। उसके बाद में जो आते हैं वो अल्कोहलिक जो भी है, अल्कोहल से आने वाले तान तनाव। उसके बाद में जो आते हैं वो मानसिक तान तनाव। इससे बहुत सारे ये होते हैं कि स्पर्धा है उससे आने वाले तान तनाव है, अगर कोई है घर में किसी की मृत्यु हुई है उससे आने वाले तान तनाव है, और जैसे कि किसी का कुछ एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने कुछ एक्सीडेंट आँखों से देखा है, या घर में अनेक अनेक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आने वाला तान तनाव, ऐसे हमारे पास क्लाइंट आते हैं। उनको हम अलग अलग तरह से सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट का काम करते वक्त सिर्फ हम क्लाइंट को सुनते हैं, और पहला जो हमारा काम होता है, पहली सीढ़ी जो होती है वो सिर्फ सुनना सुनना और सुनना होता है। वो जो पहली है, स्टार्ट में हम उनको सिर्फ सुनते ही है। उसके बाद में हम उनको जो समस्या हमको समझ में आती है, वो बहुत सारी समस्याएं एक साथ बोलते हैं, वो पूरी समस्या हम समझ के लेते हैं और हम उनको अलग 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 करते हैं। उसके बाद में हमारा काम होता है कि उनका केयर गिवर ढूंढना। केयर गिवर जो हम देखते हैं उनका अपना ही कोई हो, घर में से ही हो, उनका रिश्ता कितना मजबूत है ये हम देखते हैं कि हमारे बाद वो उनको सपोर्ट करे। कभी घर का होता है, कभी पड़ोसी भी हो सकता है केयर गिवर। उसके बाद में जो हमारा काम होता है कि उनके छंद जो है, कि पेंटिंग अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, ऐसे जो छंद है वो करना जिनको अच्छा लगता है, तो वो हमारा उसके आगे का काम होता है। उसके बाद में हम उनको छोटी 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 टिप्स भी देते हैं। वो टिप्स में ऐसा होता है कि जब प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, अगर गुस्सा आया है तो क्या करें। उसके बाद में जब हमारा रैपो बढ़ता है तो क्लाइंट हमको बहुत सारी बात बोलने लगते हैं। उसमें से भी हम जो उनकी समस्या है उनको अलग 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 तरीके से उनको रेफरल भी करते हैं। हमारे पास वो रेफरल की लिस्ट भी होती है, और वो जो रेफरल हम उनको करते हैं उसमें उनके अलग अलग समस्याओं पर उनको सोल्यूशन भी मिलता है। तो जैसे भी उनको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए तो हम उनको संस्था में रेफ़र करते हैं, जहाँ पर उनको फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग मिलता है। कॉपी किताबों के लिए मदद चाहिए, उनको कॉपी किताबों के लिए रेफ़र करते हैं जहाँ से उनको मदद मिले। किसी को विधवा अनुदान के लिए रेफ़र करते हैं, किसी को व्यवसाय करने के लिए रेफ़र करते हैं, किसी को कोई दुकान में कोई जहाँ पे उनको काम मिल सकता है। ऐसे अलग 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 तरफ पे उनको रेफ़र करते हैं जिससे उनका मानसिक तनाव कुछ हद तक कम हो सके। जैसे उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको हम कम करने के लिए और उसको सुलझाने के लिए हम उनके साथ अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और ऐसी तरह से हम उनको हर बार जाकर उनको सपोर्ट करते हैं। In this way, support counselors give psychosocial support, mediate and negotiate in the client's interest, set up material and social support systems for the client. और ऐसे ही जब हम काम कर रहे थे फील्ड में, कॉर्नर मीटिंग ले रहे थे, तो कॉर्नर मीटिंग से एक सविता नाम की लड़की हमको मिली। उसने हमको उसका प्रॉब्लम बताया कि उसका हस्बैंड बहुत दारू पीता है और कुछ काम नहीं करता, और थोड़ा बहुत जो कमाता है बच्चों की दवाइयाँ और खाने पीने में खर्चा हो जाता है, और सोया रहता है, दारू भी पीता है और दारू पी के सो जाता है, दारू में पैसे उड़ाता है। और मैं क्या करूं, मैं बहुत टेंशन में हूं, और वो मानता नहीं है, कुछ सुनता भी नहीं है, ऐसे उसने मुझे कहा था। जब वो मिली थी तब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और वो किराए के घर में रहती थी। उसका पहला ये था कि उसने पसंद से शादी की थी, तो मम्मी पापा भी उसके पास आते नहीं थे, बात नहीं करते थे, न उसको बुलाते थे, और सास ससुर देवर जो भी है वो भी उसको नज़दीक नहीं करते थे और बुलाते भी नहीं थे। फिर मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया, उसको ए का पता दिया था वहाँ पे रेफ़र करने के लिए। फिर उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा दारू पी रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही थी। कुछ दिनों के बाद जब मैं गई तो एक बार उसका हस्बैंड बीमार था, ऐसे मुझे पता चला कि वो बीमार है, और उसके बाद वो ससुन हॉस्पिटल में उसकी डेड हो गई। उसके बाद में जब गई थी तो उसके हस्बैंड गुज़र गए थे और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। वो बोली कि अभी इतना जो टेंशन था वो कम था कि फिर से मेरे पास टेंशन आया है, अभी मैं क्या करूँगी, मेरी बच्ची को लेके मैं कहाँ जाऊँगी, और ऊपर से मैं बस्ती में रहती हूँ, आप मुझे कुछ बताओ, ऐसे में मैं क्या करूँ, ऐसे उसने मुझे कहा था। और मैंने उसको एक काम भी
बताया था कि अभी उसको इनकम भी चाहिए, तो इसके लिए मैंने उसको एक काम भी बताया था। एक धोना बर्तन का जो काम था वहाँ पर वो गई, फिर चपाती बनाना और धोना बर्तन करना ऐसा वो करने लगी। उसके बाद में जब दूसरी बार मैं गई तो जब वो ठीक थी, काम कर रही थी, मैंने पूछा कि क्या चल रहा है, तो वो बोली कि दीदी मैं अभी क्या करूँ, मैं बस्ती में अकेली हूँ। मैं बस्ती में जब कोई अकेली औरत रहती है तो उसके साथ क्या होता है ये आपको तो पता है। तब वो बोल रही थी कि आप मेरी सास से बात करो, ये करो, या तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी कि वो सिर्फ सास के पास जाकर रहना चाहती है। हम लोग गए थे उसके सास के पास और सास के साथ भी हमने बात की, लेकिन उसकी सास तो बहुत झगड़ा करने लगी और रोने लगी और इसकी वजह से मेरा बेटा चला गया है, ये अच्छी नहीं है, ये बहुत बुरी है, और ऐसे बोल बोल के उसकी सास ने उसके साथ बहुत झगड़ा किया। हमारा ऐसे था कि आप उसको सिर्फ रहने के लिए जगह दो, क्योंकि बच्चा छोटा है तो वो क्या करेगी, और उसकी आगे की इतनी ज़िंदगी है, वो खुद काम करेगी, कमाएगी, आप सिर्फ उसको सपोर्ट दो। इसके लिए हम उसके सास के पास गए थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी और वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने ऐसा फ़ैसला किया कि मम्मी पापा के साथ बात करेंगे। तब हम उनसे बात की। शुरुआत में वो भी नहीं बोल रहे थे कि हम उसको नहीं रखेंगे, इसने अपनी पसंद से शादी की है, अभी हम इसको साथ नहीं देंगे। हमारे बहुत समझाने पर उन्होंने ऐसे बोला कि हम साथ में रखेंगे, लेकिन उसने दूसरी शादी करके खुद की ज़िंदगी बसाना चाहिए। तो उसी वक्त हमने बोला कि सविता तैयार है तो अच्छी बात है। उसने भी बोला कि मैं सोचूंगी। कुछ दिनों के बाद उसके मम्मी पापा ने थोड़ा देखना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद और देखने के बाद एक लड़का ऐसा मिला जिसकी पहली शादी हो चुकी थी और बीवी नहीं थी, उसको छोड़कर चली गई थी। ऐसा एक लड़का मिला और मम्मी पापा ने उसको पूछा और उसने भी बोला कि ठीक है। जब सास ससुर भी नहीं संभाल रहे हैं और घर में भी कोई मुझे नहीं ले रहा है तो मैं बस्ती में अकेली रहकर क्या करूँगी। उसने ये भी बोला कि कोई जो है, जो आदमी, वो लड़का, उसने मेरी बच्ची को भी संभालना चाहिए। और उधर से वैसे हाँ का जवाब आने पर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर बाद में से उसके मम्मी पापा के साथ बात करके वो बात हो गई और उसके बाद में उसकी शादी हुई है। अभी शादी के बाद वो बहुत खुश है। बीच में एक बार उसने उसके हस्बैंड को भी मिलाया। वो बहुत खुश है, अच्छी है और बच्ची को लेकर उसके हस्बैंड के साथ रह रही है। At Bapu Trust, we receive many clients for support counseling. Pooja was one such client. मी कॉर्नर मीटिंग घेत असताना तिथे एक पूजा नावाची मुलगी होती. मीटिंग झाल्यानंतर ती मला येऊन भेटली. तिने मला सांगितलं, ताई मला तुमच्याशी बोलायचे आहे. कारण की कॉर्नर मीटिंगमध्ये मी गायनिक प्रॉब्लेमवरती बोलत होते आणि ते तिने ऐकलं. तर तिला असं वाटलं की त्याच्यावरती मी तिला बाहेर काढू शकेल प्रॉब्लेममधून, जो तिला प्रॉब्लेम होत होता. तर तिला मी म्हणाले, ठीक आहे, तुला जे काय बोलायचे आहे ते तू बोलू शकतेस. तर ती म्हणाली की ताई मी इथे बोलू शकत नाही, मला अशा वेगळ्या ठिकाणी तुमच्याशी महत्त्वाचं बोलायचं आहे. तर मी म्हणाले की ठीक आहे, मग तू आमच्या ऑफिसला ये. तर ती म्हणाली, ऑफिसला नाही येत ताई, मी ऑफिसला आले की मला थोडंसं वेगळं वाटतं, तर त्याऐवजी तुम्ही घरीच येऊन का नाही बोलत. तर मी तिला म्हटले ठीक आहे. जेव्हा तिच्या घरी गेले तेव्हासुद्धा ती घाबरलेलीच होती. तिला भीती वाटत होती. इकडे तिकडे तिने बघितलं. त्यानंतर माझ्याशी बोलायला सुरुवात केली. तर मी तिला म्हणाले, बोल, तुला काय प्रॉब्लेम आहे, तू बोलू शकतेस. तर ती भीत पण होती, तिच्या मनात संकोच पण होता. तिच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे जाणवत होतं की तिला वाटते की कशा पद्धतीने ह्या ताईंना सांगू.
जर मी ह्या ताईंना सांगितलं तर त्या दुसरीकडे कुठेतरी सांगणार नाहीत ना. माझ्याबद्दल दुसऱ्यांना काही कळले तर माझ्या आयुष्याचं पुढे काय होईल, हे जे टेन्शन आहे ते तिच्या चेहऱ्यावर पूर्णपणे दिसत होतं. ती म्हणाली, ताई मला असा प्रॉब्लेम आहे की तुम्हाला सांगायला मला लाज पण वाटते आणि मला कसं तरीच वाटतं की मी कशा पद्धतीने सांगायला सुरुवात करू. ती कचरत होती. बोलताना तिला भीती वाटत होती. ती संकोचत होती. तिला मी विश्वासात घेतलं आणि तिच्या समस्या ऐकायचा प्रयत्न केला. तेव्हा ती तिच्या गोष्टी सांगू लागली. जेव्हा ती सांगू लागली तेव्हा मी तिला म्हणाले की तुझा जो प्रॉब्लेम आहे तो पूर्णपणे गुप्त ठेवला जाईल. याची वाच्यता कुठेही होणार नाही. कारण आमच्या संस्थेमध्ये पूर्णतः गुप्तता पाळली जाते. कोणाचे पर्सनल काही प्रॉब्लेम असतील तरी ते सांगू शकतात. तेव्हा ती रडायला लागली. ती रडत असताना मी तिला मानसिक आधार दिला आणि तिला म्हणाले, जे पण तुझ्या बाबतीत घडलंय ते सांगू शकतेस. तू सांग. तिने सांगायला सुरुवात केली की ताई, मी वय वर्ष 10 असताना बहिणीकडे गेली होते आणि तिथे माझ्या बहिणीच्या नवऱ्याने मला फसवून नेलं आणि फसवून नेऊन माझ्यावर रेप केला. त्यावेळी मी 10 वर्षांचीच होते आणि मला त्यावेळी खूप त्रास झाला. मला ब्लडिंग वगैरे झालं आणि मला खूप त्रास होत होता, पण मी कुणाशी बोलूच शकले नाही. कसं कोणाला बोलायचं. दुसरी गोष्ट अशी की जर माझ्या बहिणीला सांगावं तर माझी बहीण काय करेल, आत्महत्या तर करणार नाही ना. किंवा माझ्या बहिणीला जर कळलं आणि तिने तिच्या नवऱ्याला विचारलं तर तिचा नवरा तिला सोडून तर देणार नाही ना. असे बरेच काही प्रश्न त्या मुलीच्या भोवती फिरत होते. काय करावं तिला समजत नव्हतं. या सगळ्या काळजीनं ते पूर्णपणे तिने ते मनात ठेवलं. कुणालाच सांगितले नाही तिने. नंतर तिला त्या गोष्टीचा त्रास व्हायला लागला की कोणास तरी बोलायला पाहिजे कोणातरी जवळ, पण असा कोणी व्यक्ती तिला भेटत नव्हता की. आणि तिला अचानक असं वाटलं की मी तिच्याशी बोलू शकेल. आणि मग तिने ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. ज्यावेळी ती ही समस्या सांगत होती की तिला जो पण त्रास झाला किंवा तिच्यावर रेप झाला, ह्या मुलीच्या विषयी माझ्या मनामध्ये काही गोष्टी अशा आल्या की ती गेलीच कशी. कारण की एका पुरुषाबरोबर जाणं हे योग्य आहे का. तो काय करेल असा जरा पण संकोच कसा हिला आला नाही. ह्या ज्या मनामध्ये गोष्टी होत्या त्या पूर्ण येत होत्या. पण त्या क्षणी माझ्या मनात दुसराही विचार आला की मी असं मनातले विचार काढून नॉन जजमेंटल जे म्हणतो आपण तशा पद्धतीने तिच्याबरोबर काम करायला पाहिजे. हे माझ्यासाठी चॅलेंज होतं की मी तिच्याबरोबर काम करणं. कारण की खूप काही गोष्टी होत्या, खूप काही प्रॉब्लेम्स होते की मी कशा पद्धतीने पुढे जाऊ शकेल किंवा कशा पद्धतीने ह्या मुलीला काउन्सिलिंग करू शकेल. हे खूप माझ्यापुढे आव्हानच होते. मी पुढे जाऊन त्या मुलीला पूर्णपणे तिची समस्या विचारल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की तिला हेल्थ चेक करणं महत्त्वाचं आहे. तर मानसिक आधार देऊन मी तिला सांगितलं की तू काळजी करू नकोस. तुझ्या बाबतीत जो पण प्रॉब्लेम आहे त्याची वाच्यता कुठे होणार नाही ह्याची तर मी गॅरंटी देते. पण त्याचबरोबर तुझ्या मनातली जी भीती आहे, तुझ्या मनातली जी काळजी आहे ती काढण्यासाठी आधी आपल्याला चेकअप करणं गरजेचं आहे. तर तू माझ्याबरोबर डॉक्टरांकडे चल. डॉक्टरांनी तिचे वय विचारले आणि सांगितलं की तिच्या वयाच्या मुलींना आम्ही चेकअप करत नाही. जो पण प्रॉब्लेम सांगितला आहे तिचा त्याबद्दल मी ऐकून घेतलं. तिला चेक करायचे असेल तर तिला मी चेक करणार नाही, कारण तिचे आई किंवा वडील पाहिजे बरोबर. डॉक्टरांशी पण मी बोलले की असं प्लीज करू नका, कारण की त्या मुलीच्या पुढच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी की त्या मुलीबरोबर जेव्हा मी काम करते तेव्हा आमच्या कामामध्ये कशा पद्धतीने गुप्तता ठेवतो तिच्याबद्दलची आम्हाला कायमस्वरूपी गुप्तता ठेवायला लागणार आहे. हे जर तिच्या घरच्यांना कळलं तर पुढे खूप प्रॉब्लेम्स होतील. त्यामुळे तिची जिम्मेदारी मी घेते. तुम्ही तिला चेक करा. डॉक्टरांनी तिला चेक केलं. चेक केल्यानंतर डॉक्टरांनी पण बराचसा तिला मानसिक आधार दिला. डॉक्टरांनी पण सांगितले की असा तुझा काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. पुढे जाऊन तुझं आयुष्य चांगलं होऊ शकतं. पुढे जाऊन तू लग्न करू शकतेस. पुढे जाऊन तुला मुलं बाळं होऊ शकतात. तिला पूर्ण वाटायचं की तिची गर्भाशयाची पिशवी फाटली आहे म्हणून. हे जे मनामध्ये विचार होते तिच्या ते पूर्णपणे गेले आणि त्या क्षणी तिच्या मनातली भीती थोडीफार कमी झाली. त्यानंतर मी तिला घरी सोडलं.
8 दिवसांनी ती मुलगी मला पुन्हा भेटली. त्यावेळी ती स्वतः इतकी खुश होती की ती मला म्हणाली की ताई, मला तुमच्याशी आनंदाची गोष्ट सांगायची आहे. आणि तिचा इतका आनंद बघून मी तिला म्हणाले, काय झालं, काय सांगायचं आहे तुला? मग ती म्हणाली की ताई, माझ्या आयुष्यात महत्त्वाची घटना घडणार आहे, कारण की मला एक स्थळ आलंय आणि मी लग्न करायला पण तयार आहे. कारण माझं आधी लग्न करायला आमच्या घरातील लोक म्हणत होते, पण मी काही तयार नव्हते लग्न करायला. पण आता माझी त्या गोष्टीला तयारी आहे, कारण माझ्या मनातले ज्या गोष्टी येत होत्या त्या तुमच्यामुळे खरं तर बाहेर निघल्या. मी आता पुढचं आयुष्य जगण्यासाठी आणि पुढच्या आयुष्यासाठी मी तयार आहे, असं म्हणून ती खूप खुश होती. त्यामुळे मलाही खूप समाधान वाटले की तिच्याबरोबरचे जे काम आहे इतक्या लवकर तिच्यामध्ये रिझल्ट आला आणि चांगल्या पद्धतीने झालं. खरंच मला डिफिकल्ट वाटणारी ही केस पुढे खूप चांगली झाली आणि पुढे जाऊन ती तिच्या संसारामध्ये रमलेली आहे.